चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और जैसे कि हमने देखा कि 25 पीपीएस यहाँ पर फेड ने जो है ब्याज दरें घटाई। अब इसको लेकर किस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाली कटौती को लेकर फेड की योजना क्या है, भारत में आरबीआई की तरफ से अब किस तरह का कदम हम उठता हुआ देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी लोन की ईएमआई कब तक घटनी शुरू हो जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हर किसी को अपने हाथ में चाहिए ज़्यादा पैसे और राहत अपनी ईएमआई के बोझ से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महेंद्र कुमार जाजू, सीईओ फिक्स्ड इनकम मेरा एसेट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। और जाजू सर, आप ही के पास आएंगे, क्योंकि अब पहला तो हमें समझना है कि जो ब्याज दरें घटाई गई हैं 50 के बाद अब 25 पीपीएस जो कटौती की गई है, वो किस तर्ज पर की गई है और आगे को लेकर किस तरह की टोन और टाइमलाइन फेड की तरफ से आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जहां तक फेड का सवाल है, कल 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ और हमारा जो अनुमान है कि फेड रेट जो अभी करीब करीब 475 है, वो आगे पीछे 3% के आसपास आएगी। तो ये कहना उचित होगा कि 2025 जो साल आने वाला है वो एक रेट कट वाला ईयर ऑफ रेट कट होगा। तो अभी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ, हमको एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर की जो उनकी मीटिंग होगी उसमें वापस से एक बार 25 बेसिस पॉइंट्स और रेट कट किया जाएगा। और क्यों हम ऐसा सोचते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, कल जो फेड मीटिंग के बाद जो फेड गवर्नर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो बताया। पहला चीज उन्होंने बोला कि हमको अपना डेस्टिनेशन पता है, लेकिन किस रफ्तार से हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे ये अभी हमें नहीं पता है। तो उनका डेस्टिनेशन क्या है, जो पिछले एफओएमसी में उन्होंने जो डॉट प्लॉट दिया था, जो हम बताते हैं, जहाँ पे वो 19 मेंबर है फेडरल मीटिंग कमिटी में, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। तो 15 मेंबर जो है 19 में से, उनका एक्सपेक्टेशन है कि फेड रेट जब ये साइकिल खत्म होगी तो 3% या उसके आसपास रहेगा। तो इस हिसाब से देखें तो अभी काफी रेट कट्स आने बाकी है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उनके डिसीजन मेकिंग में, इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन के बारे में गवर्नर ने बहुत क्लियरली कहा कि जो इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहे थे फैक्टर, जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया कोर इन्फ्लेशन के, जिसके ऊपर उनकी डिसीजन काफी डिपेंड होती है। पहला जो हाउसिंग इन्फ्लेशन है वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे कम हो रहा है। जो रेंट एग्रीमेंट्स है यूएस में जो रिन्यू हो रहे हैं वो काफी स्थिर दरों पर हो रहे हैं, तो वहां पर उनको इन्फ्लेशन नहीं दिखता है। लेबर मार्केट में जो लेबर वेज ग्रोथ है वो काफी स्टेबल है, अराउंड 3.5%, तो वहां पे उनको इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा है। और उसके अलावा जो नॉन हाउसिंग कंपोनेंट्स है, एक गवर्नर ने बहुत काफी डीप स्टेटमेंट दिया कि जो नॉन हाउसिंग सर्विसेज इन्फ्लेशन है वो इस समय उस लेवल पे है जहां पर कि पिछले बार जब वो इस लेवल पे था तो उसके अगले 5 साल तक यूएस में इन्फ्लेशन की जो रेट थी वो करीब करीब 2% के आसपास ही जो उनका टारगेट है। तो आप उनका जो अभी का असेसमेंट है उसको आप कैप्चर करें तो ये बहुत क्लियर है कि आगे हमको कम से कम 4-5 रेट कट और दिखने हैं। तो काफी कुछ क्लियर है कि यूएस में अभी रेट कट हमको फिर से दिसंबर में और उसके बाद जनवरी में, उसके बाद मार्च में मिलने चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है यदि नए डेवलपमेंट हो तो, बट आज की स्थिति को देखकर यदि हम अंदाज लगाएं तो मुझे लगता है कल की रेट कट के बाद अभी अगले 3-4 मीटिंग में हमको वापस से रेट कट मिलना चाहिए यूएस। बिल्कुल। जाजू सर, अब यहाँ पर जिस तरह की नीतियाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निर्धारित कर रखी है, टैक्स कट्स की बात हो या इकॉनमी को बूस्ट करने को लेकर जो उन्होंने कदम उठाने हैं, उससे कहीं ना कहीं महंगाई के बढ़ने के भी आसार और डर दिखाई दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो टाइमलाइन फेड ने अपनी बनाकर रखी हुई है, क्या काफ़ी हद तक ये सरकार की और नई पॉलिसी फ्रेमवर्क पर क्या तय नहीं होगा, उस पर क्या आधारित नहीं होगा? जी बिल्कुल। जो ट्रम्प साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जितने बातें बोली और कल जो हमारा डिस्कशन हुआ तो उसमें भी मैंने इस बोली थी, उन्होंने एक बहुत
इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो अभी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बिटवीन रशिया यूक्रेन या इसराइल में जो सिचुएशन है, तो वो यदि जो वॉर अभी चल रहे हैं उनको बंद कराने का भी उनका एक प्रॉमिस है, वो यदि हो जाता है तो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी। यदि जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होगी तो जो कमोडिटी प्राइसेज है वो स्टेबल हो जाएंगे। हमने देखा कि एट द पीक ऑफ द जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो ऑयल प्राइसेस करीब करीब $75 के आसपास ही घूमते रहे। तो यदि कमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लेशन नहीं होता है और यदि हाउसिंग इन्फ्लेशन काफी कुछ स्थिर लेवल पर है, तो फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन आने की एक्सपेक्टेशन है यूएस में, या इंपोर्ट टैरिफ्स लगाने से आने की इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन, वो अभी बहुत ओपन एंडेड है। अभी तो 2 महीने के बाद फॉर्मली ट्रम्प साहब आएंगे प्रेसिडेंट के रोल में, और उनका जो एक उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि यदि यूएस को जो ट्रेड टर्म्स चाहिए, चाहे वो मेक्सिको हो या चाइना हो, चाहे इंडिया हो, वो यदि उनको नहीं मिलते हैं तो फिर ये टैरिफ उनका आखिरी हथियार होगा। तो टैरिफ इंक्रीज जो अभी हमको देखकर लगता है वो एक बार्गेनिंग टूल है। टैरिफ इंक्रीज करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो यूएस के जो ट्रेड टर्म्स हैं जो बाकी बड़े देशों के साथ, वो इक्वल टर्म्स पे हो। ऐसा नहीं हो कि यूएस ही हर चीज में कंसेंसस दे। तो उनका जो एक इलेक्शन स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और डील विथ एवरीवन ऑन इक्वल टर्म्स, तो उनका फोकस वहां पर है। वो जो ट्रेड बैरियर्स बनाने की बात है वो एक टूल है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो जब हम इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो शायद ये समझ में आएगा कि एक तो टैरिफ इंक्रीज जो वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरी चीज की होगा तो भी थोड़े से धीरे धीरे पेस पे होगा। लेकिन जो इमीडिएट अर्जेंसी है यूएस के लिए, वहां पर रियल रेट अभी बहुत ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वहां भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, इकोनॉमी अच्छी दरों पर चल रही है। तो यदि इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाता है तो खाली ट्रम्प फैक्टर पे मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड नहीं होगी। एंड इसलिए मुझे लगता है कि वो फैक्टर जितना मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है और जितना उसका जी। इमेज बनाया जा रहा है उतना इम्पोर्टेंट इमीडिएट टर्म में नहीं। हालांकि हो सकता जी। है 3 महीने 6 महीने बाद वो चीजें बदले। बिल्कुल। एक छोटा सवाल आपसे और उसके बाद श्वेता से सवाल जवाब मैं शुरू करूंगी। ये बताइएगा, अब आरबीआई के लिए किस तरह के क्यूज़ निकल कर आ रहे हैं सर, और आरबीआई का स्टैंड अब किस तरह आगे बढ़ सकता है? गवर्नर साहब कल भी एक कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि अभी जो सिचुएशन है उसमें रेट कट का तो सवाल ही कहाँ से आता है, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है कि अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन नंबर रिलीज होगा वो शायद सितंबर से भी ज्यादा होगा। तो सितंबर में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 5.5% था, तो अक्टूबर में शायद 6%, 5.7, 6.5% ऐसा कुछ इन्फ्लेशन नंबर होगा। तो इमीडिएटली रेट कट करने का स्कोप जो है वो बहुत कम होगा। तो जहां तक आरबीआई से गाइडेंस का सवाल है, एट दिस पॉइंट तो आरबीआई का कोई इंडिकेशन है नहीं कि इमीडिएटली रेट कट होगा। लेकिन पिछले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में उन्होंने अपना स्टांस जो है वो न्यूट्रल किया, और न्यूट्रल के बाद अगला कदम जो है वो रेट कट की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव होगी हमारे अनुमान से, तो उसके हिसाब से रेट कट करने के लिए माहौल तो बनेगा। अब वो माहौल हमको पिछली पॉलिसी के बाद लग रहा था कि दिसंबर तक बनेगा। मुझे लगता है दिसंबर नहीं तो जब फरवरी में हमारा अगले साल का बजट आएगा उसमें तो बिल्कुल माहौल बनेगा। तो रेट कट हमारे पास आने चाहिए दिसंबर में नहीं तो फरवरी में। लेकिन जैसा हमने पिछले भी कई एपिसोड्स में डिस्कस किया कि जब फेड रेट हाइक कर रहा था तो आरबीआई ने उतना रेट हाइक नहीं किया। तो अब जब फेड हाइक से स्विच करके रेट कट के तरफ भी आएगा तो आरबीआई का रेट कट करने का उतना स्कोप नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कि यूएस में जितनी रेट कट होगी उतनी इंडिया में होगी। तो जो ईएमआई भरने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि कुछ जबरदस्त कभी उनके ईएमआई में आ जाएगी। लेकिन उनको ये, कपिता जी एक लास्ट बात बोलूंगा, नहीं भूलना चाहिए कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो हमारे रेट उतने ऊपर नहीं गए।
तो ये नहीं है कि उनकी ईएमआई कम नहीं होगी, उनकी ईएमआई बढ़ी ही नहीं थी। इसलिए उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिला है और वो फ़ायदा चलता रहेगा। हुँ, बिल्कुल। श्वेता, तो फ़िलहाल ईएमआई का बोझ घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्याज दरों में कटौती को लेकर थोड़ा-सा और डिले की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ डेटा पे भी निर्भर करता है। लेकिन क्लियरली जो हमें लग रहा था कि कम से कम इस कैलेंडर्स ईयर के एंड तक हम कटौती होने की शुरुआत होती हुई देख लेंगे कम से कम। क्या हम कह सकते हैं कि अब ये जो है हमें अगले कैलेंडर ईयर के लिए ही रखना होगा और फिलहाल आपको ऊँची ब्याज दरें जो है और ऊँची ईएमआई जो है वो भरनी ही होगी? जैसे महेंद्र सर कह रहे थे कि इस साल तो हमें नहीं लगता कि आरबीआई कोई एक्शन लेगी और अगले साल भी अगर फेब में भी आरबीआई सोचती है कि हम कोई रेट एक्शन लेते हैं तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम ईएमआईज में नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम आज के दिन पे बैंक की सिचुएशंस भी देखें, जिस तरह से उनकी डिपॉजिट ग्रोथ में स्लो डाउन हो रही है और आमतौर पर देखा गया है जैसे ब्याज दरें घटती है, इमीडिएटली बैंक्स लोन रेट नहीं घटाती हैं। तो मैं तो कहूँगी अगर कोई एक्सपेक्टेशन हो तो फिर वो अगले कैलेंडर ईयर के सेकंड हाफ के आसपास की उम्मीद हो सकती है कि एक यू नो जिसने बोरो किया हुआ है उसको थोड़ा सा एक रिलीफ रहेगा अपने ईएमआई घटने का। ऑलराइट, अब ऐसे में महेंद्र सर आपसे एक आखिरी सवाल, उसके बाद इस चर्चा को हम निपटाएंगे। अब ये बताइएगा कि रणनीति पोर्टफोलियो के लिहाज से, फिक्स्ड इनकम के लिहाज से कहाँ कैसे बनाई जाए, जो बनाकर रखी हुई है, क्योंकि ब्याज दरें घटेंगी इसकी तैयारी तो हम दर्शकों को पिछले कई महीनों से करा रहे हैं आपके साथ महेंद्र सर। तो अब और हर वक्त हम उन्हें यही बताते हैं कि आखिरी मौका है, कहाँ कहाँ आपको पैसे लगा लेने चाहिए फिक्स्ड इनकम में। लेकिन अब यूएस में हम एक नया रिजीम भी आता हुआ देख रहे हैं। हमने इस पर कल भी चर्चा की है कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव आपको ला लेने चाहिए, जिस भी तरह की पॉलिसी और प्रभाव पड़ेगा इसका भारतीय बाज़ार पर और भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो पर। अब कुल मिलाकर हाइब्रिड में रहा जाए, डेट में जो आपने रणनीति बना रखी है, क्या उसी में ही आगे आपको बढ़ना चाहिए? कोई ख़ास बदलाव जो आप रेकमेंड करेंगे, या जस का तस स्टेटस को है पोर्टफोलियो में बने रहें? हाँ, इक्विटी की ओर अगर थोड़ा सा रुझान बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कैसा कहा जा सकता है? ये श्वेता जी हमारे साथ है, तो उनको इन्वेस्टर को इक्विटी और डेट के बीच में कैसे करना चाहिए वो एक्सपर्ट है। लेकिन फिक्स्ड इनकम के बारे में इतना बोलूंगा, और हमने हर पिछले 2-3 महीने में हर एपिसोड में डिस्कस किया कि ऑलरेडी लेट हो चुका था इन्वेस्टर के लिए फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन बढ़ाने का। जितने बॉन्ड फंड है उनकी 1 साल की रिटर्न 10% के आसपास है। तो हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और फेड की जो रेट कट आई उसके बाद जो जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स जो यूएस में है, उसके बाद इंडिया और यूएस का जो एक जोड़ी है वो और मजबूत रिश्ते बनने वाले हैं। तो उस सब को आप देखते हुए आप यही बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड इनकम में स्ट्रेटेजी थी उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद मच हायर कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो सर्टेनिटी एक पॉलिसी रेट कट होने का या स्थिर रेट कट रहने का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और मेरा ख्याल है कि जो बॉन्ड फंड में जो लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए। जो 3 से 5 साल के वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड है, वो जो फंड है वो बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं पर्सनली, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। अब जब आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल हो गया है तो सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। अभी लास्ट 2-3 महीने में हमने देखा कि एफपीआई बहुत जबरदस्त रूप से इक्विटी में सेल दिख रहा है। लास्ट महीने में उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ का इक्विटी बेचा, लेकिन वो सारी चीजें इतना होने के बाद भी फिक्स्ड इनकम जो एनवायरनमेंट है वो काफी स्टेबल और स्ट्रांग दिख रहा है। तो जहाँ जब हम ये बात करते हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी कि नहीं, या हम ये कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रेट कट होने का स्कोप नहीं है, या मार्केट ने उसको काफी प्राइसिंग कर लिया है, बट वो सारी चीजें डिस्काउंट करने के बाद भी ये काफी क्लियरली दिख रहा है कि फिक्स्ड इनकम में काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है कि फिक्स्ड इनकम इक्विटी जैसा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन फिक्स्ड इनकम एलोकेशन आप जीरो तो नहीं कर सकते, किसी के पास भी फिक्स्ड इनकम में जीरो तो नहीं है। तो जो
आपका फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का या एसेट एलोकेशन का, उसमें आपको अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने हैं विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ आपका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क टॉलरेंस। तो उसमें डेट म्यूचुअल फंड बार बार उभर कर आते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन के रूप में। इतने सारे ऑप्शन हैं, हर आदमी के रिस्क प्रोफाइल में वो फिट हो जाता है कोई ना कोई प्रोडक्ट। तो वो एक जो लोगों की टेंडेंसी है कि वो जाके किसी भी सस्ते वाले बैंक फिक्स डिपॉजिट में डाल दे या खुद जाके डायरेक्टली बॉन्ड खरीद रहे, उसमें काफी तरह के रिस्क है। एक रिस्क है कम रिटर्न का, दूसरा रिस्क है कि कुछ क्रेडिट सिचुएशन आ जाए। तो मैं ये बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सेम स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करना चाहिए और उनका अपना जो इन्वेस्टमेंट्स विद इन फिक्स्ड इनकम उसको भी ठीक से देखना चाहिए कि जो फिक्स्ड इनकम में जो ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं उन ऑप्शंस को उनको चूज करना चाहिए। और राइट महेंद्र सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, काफ़ी कुछ हम सीख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। और श्वेता हमारे साथ बनी रहेंगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड्स में रिस्क का आकलन कैसे आपको करना चाहिए, इस पर बारीकी से बात करेंगे श्वेता के साथ और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सब कुछ होगा ब्रेक के बाद।